हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर चैप्टर ज्योग्राफी का, जिसका पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समराइज़ कर दिया है, जिससे कोई भी कंटेंट आपसे लेफ़्ट आउट भी ना रहे और आप उसे आसानी से पढ़ सकें। और इस पूरे चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये है फर्स्ट पार्ट, और बहुत जल्द मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी एग्रीकल्चर चैप्टर का लेकर आऊँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर। तो आप ये बता सकते हैं कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो आज भी अपना लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से चला रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। एग्रीकल्चर से हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स भी मिलती हैं, और कुछ ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो रॉ मटेरियल की तरह काम आती हैं फॉर इंडस्ट्रीज़। और फूड ग्रेन मतलब होता है अनाज। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। मेथड्स जो हैं वो समय के साथ चेंज हो चुके हैं एग्रीकल्चर के, फार्मिंग के। तो आप ये बता सकते हैं। और पहले जो फार्मिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, अब वो कन्वर्ट हो चुकी है इन द कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर जो था वो जितना भी उगाता था मेनली अपने फैमिली कंजप्शन के लिए उगाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब फार्मर जो भी ग्रो करते हैं वो कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। इट मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग द क्रॉप इन द मार्केट। तो इस तरीके से आप पूरा कंटेंट बता सकते हैं एग्रीकल्चर का। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं दैट एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो अगर एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देख लीजिए एक बार इससे अच्छी तरह। अब हम चलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ। ये सबसे पुराना टाइप है फार्मिंग का। इसे प्रैक्टिस किया जाता है इन द फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब आज भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे किया जाता है। इसमें प्रिमिटिव मतलब ओल्ड टूल्स को यूज़ किया जाता है। फार्मर्स जो होते हैं इस तरह की फार्मिंग में टोटली डिपेंड होते हैं नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर मिट्टी अच्छी है तो फार्मर्स अपनी आसानी से फार्मिंग कर लेते हैं। इसका मेन मोटिव फैमिली कंजप्शन है, मतलब जितना भी फार्मर उगाता है उतना फैमिली कंजप्शन के लिए ही काम में आता है। इस तरह की फार्मिंग में लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जितना लैंड की रिटेन कैपेसिटी होती है उतना ही हमको मिल पाता है। इसमें किसी तरह के फर्टिलाइज़र्स, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और इसका एक और नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है। देखिए इस तरह की जो फार्मिंग होती है ये पहले की जाती थी। इसमें क्या किया जाता था कि जब बहुत साल फार्मर किसी जगह पे काम कर लिया करता था तो उसके बाद उस पूरे एरिया को आग लगा दी जाती थी, और उसके बाद उस एरिया को फार्मर बहुत समय तक के लिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया करता था और दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाता था फार्मिंग करने के लिए। और उसके बाद जब बारिश होती थी और एशेस रहते थे वहाँ, क्योंकि आग लगी हुई होती थी, तो एशेस में नए बीज बोए जाते थे बारिश के समय पर। इस तरीके से लैंड की फर्टिलिटी को ये लोग मेंटेन करते थे कि कुछ साल तो उस पीस ऑफ लैंड पे काम करते थे, फिर उस पूरे पीस ऑफ लैंड को जलाकर किसी दूसरी जगह काम करते थे, और जब बारिश होती थी तो फिर नए बीज राख के साथ बोए जाते थे। इस तरीके का होता था जूम कल्टीवेशन, या इसका दूसरा नाम आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन दे सकते हैं, या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसे कहा जा सकता है। तो ये हो गया पूरा कंटेंट अबाउट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब चलते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो उन जगहों पर की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर हाई होता है। इट मीन्स जहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी होती है और एक ही पीस ऑफ लैंड पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ये जो फार्मिंग है ये लेबर इंटेंसिव है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बायोकेमिकल्स वगैरह का यूज़ जो है, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो पार्शियल होता है। मतलब कुछ काम यहाँ पर पुराने मेथड से होते हैं और कुछ कामों के लिए मॉडर्न इनपुट्स काम में ले लिए जाते हैं। यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ भी होता है कुछ हद तक, और यहाँ लैंड जो है सक्सेसिव जनरेशन्स में डिवाइड होता है। इट मीन्स ये है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पर बहुत सारी जनरेशन्स काम करती है। तो इस तरह का होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग जो है इसे बिग पीस ऑफ या फिर लार्ज पीस ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सबको यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी हमारे पास मॉडर्न है इनपुट्स वो सब यूज़ होते हैं। इसका मेन मोटिव इस फार्मिंग का ये है कि क्रॉप्स को मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लांटेशन गार्डन्स। देखिए, प्लांटेशन गार्डन कैपिटल इंटेंसिव है, करोड़ों का पैसा लगता है प्लांटेशन गार्डन को बनाने के लिए। प्लांटेशन गार्डन में एक बहुत बड़े एरिया में सिंगल क्रॉप ही उगाई जाती है। जैसा कि आपने चाय के, कॉफ़ी के बाग वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ एक बहुत बड़े लैंड एरिया पर एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है। तो प्लांटेशन की एक खासियत होती है कि उसमें सिंगल क्रॉप का ही प्रोडक्शन होता है और ये लेबर इंटेंसिव भी है। इसमें काफ़ी हज़ारों लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं प्लांटेशन गार्डन्स में जो स्टेप बाय स्टेप फुलफ़िल करने पड़ते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव भी है और कैपिटल इंटेंसिव भी है। प्लांटेशन गार्डन उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहाँ पर मार्केट की नियरनेस हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो और लेबर की अवेलेबिलिटी अच्छे से हो। तो ये है पूरा हमारा कमर्शियल फार्मिंग। अब चलते हैं आगे। देखिए, समय के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, सबसे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ ये कहता था कि 2 क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर हमको ध्यान देना है। वो 2 क्रॉप्स थी वीट एंड राइस। मतलब उनका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से बढ़े। लेकिन फिर समय के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन में ये सारे चेंजेस भी इंट्रोड्यूस हो गए। क्या क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन अपने साथ इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स लेकर आया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसे अच्छा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें डेवलप किया जाए जिससे एग्रीकल्चरल अपने आप डेवलप हो जाए। क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई, लोन फैसिलिटीज़, जिससे फार्मर्स आसानी से अपना रॉ मटेरियल, मॉडर्न इनपुट्स वगैरह ख़रीद सकें। मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़ाई गई जिससे क्या हो सके, क्रॉप्स को आसानी से मार्केट में बेचा जा सके। उसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी और सारे मॉडर्न इनपुट्स जो थे उनका यूज़ भी बढ़ा दिया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन अपने साथ ये सब चीज़ें भी लेकर आया और ये सब चीज़ें इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उस क्रॉप की सेलिंग बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहले कहता था वीट और राइस को अच्छा करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे चेंजेस भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया। और ये सारे चेंजेस हमें यही बताते हैं कि किसी भी क्रॉप की बिक्री या फिर किसी भी क्रॉप की सेलिंग इन सब चीज़ों से बढ़ सकती है और उसका प्रोडक्शन भी इन सब चीज़ों से बढ़ सकता है। अब चलते हैं हम आगे।
देखिए, ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। किसी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो किसी चीज़ में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जैसे कि अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हो केमिकल का, किसमें, आपके एग्रीकल्चरल लैंड में, तो अल्टीमेटली लैंड डिग्रेडेशन धीरे धीरे होने लग जाएगा। आज हम अपने बालों की बात करें, हमारे बाल भी जो हैं वो एक तरह की खेती है। आप अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपने बालों में लगाओगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपके बाल बिल्कुल रफ़ हो जाएंगे, इनकी क्वालिटी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी। वैसा ही लैंड एरिया के साथ भी होता है कि अगर आप ज़्यादा इनपुट्स या फिर ज़्यादा केमिकल्स किसी लैंड में डालोगे तो अल्टीमेटली वो डिग्रेड होने लग जाएगा। उसके अलावा एक्सेसिव इरिगेशन अगर आप करोगे, एक्सेसिव वाटरिंग करोगे प्लांट्स की, सब चीज़ों की, तो जो हमारे वाटर एक्विफायर्स हैं, मतलब जिनमें हमारा पानी है, वो सब भी धीरे धीरे ड्राई होने लग जाएंगे। जिसमें कुआँ वगैरह भी आता है, ठीक है, अंडरग्राउंड पानी भी आता है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे सूखने लग जाएंगी क्योंकि आप पानी को एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। और अल्टीमेटली उससे बायोडाइवर्सिटी वैनिश होगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो अल्टीमेटली उसका असर बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी दोनों कंबाइंड आते हैं बायोडाइवर्सिटी में, प्लांट स्पीशीज़ भी और एनिमल स्पीशीज़ भी। उसके अलावा इस वजह से गैप जो है वो रिच फार्मर और पुअर फार्मर के बीच में और बढ़ जाएगा, क्योंकि रिच फार्मर तो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन पुअर फार्मर इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो कि मॉडर्न इनपुट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। तो इससे क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें आप ख़राब कर देंगे तो पुअर फार्मर को जो थोड़ा बहुत कुछ मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाएगा, और रिच फार्मर और रिच हो जाएंगे और पुअर फार्मर और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, जिस वजह से दोनों के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया का। देखिए, हमारे देश में 3 तरह के सीज़न्स आते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं 3 तरह की क्रॉप्स आती हैं, जिसमें रबी क्रॉप्स हैं, खारिफ क्रॉप्स हैं, ज़ाइद क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स जो हैं उन्हें बोया जाता है विंटर्स में, खारिफ क्रॉप को जब मॉनसून स्टार्ट होता है तब, और ज़ाइद क्रॉप्स जो होती हैं इन्हें सो किया जाता है रबी और खारिफ के बीच का जो एक गैप होता है उसमें। इसको हार्वेस्ट अप्रैल से जून के बीच में किया जाता है, इसे सितंबर से अक्टूबर, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन समर सीज़न में ये क्रॉप्स रहती हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए वीट, बार्ले, पीस, मस्टर्ड। इसके एग्जाम्पल हो गए पैडी, मेज़, ज्वार, मूंग, अरहर, उड़द। ये तीनों जो है पल्सेस हैं और पैडी राइस को कहा जाता है। और उसके अलावा इस सीज़न में, ज़ाइद सीज़न में, वाटरमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, इस तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं। तो ये है हमारा पूरा क्रॉपिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या क्या फ़र्क पड़ा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन वो होता है कि जब हम अपने देश के बियॉन्ड जाकर भी कुछ काम करते हैं, या फिर और देशों के लोग अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करके हमारे देश में आते हैं, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। कि अब आप सिर्फ अपने देश में ही नहीं, मोर देन 2-3 कंट्रीज़ में डील कर रहे हो, या फिर मोर देन 1 कंट्री में डील कर रहे हो, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का असर इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या क्या पड़ा है वो देखते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे यहाँ HYV सीड्स का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले खेती में नहीं होता था, फार्मिंग में नहीं होता था, लेकिन अब हर चीज़ का पहले रिसर्च होता है, हर चीज़ को डेवलप करके देखा जाता है और उसके बाद एग्रीकल्चर में वो चीज़ अप्लाई की जाती है। मॉडर्न इनपुट का यूज़ ग्लोबलाइजेशन के बाद बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी पैसा लगाया गया है, जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिससे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी अच्छी हो सके। क्रेडिट और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी अच्छा किया गया है।
पॉलिसीज़ जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको लिबरल किया गया है। सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की पॉलिसीज़ को भी लिबरेट किया गया है, मतलब इजी कर दिया गया है। उसके अलावा जीन रेवोल्यूशन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है एग्रीकल्चर में। इसका मतलब ये है कि दो जीन्स को, दो ब्रीड को मिलाकर एक हाइब्रिड तैयार की जाए। तो इस तरह की चीज़ें सब कुछ ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंडियन एग्रीकल्चर में आई हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की कि क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आए हैं एग्रीकल्चर में। देखिए, रिफॉर्म मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई, उसे दोबारा से फॉर्म किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो कलेक्टिवाइजेशन। ब्रिटिशर्स के समय पर जो छोटे छोटे लैंड एरियाज़ बांट दिए गए थे, उन्हें दोबारा से कलेक्टिवाइज करके और अब किसानों को प्रोवाइड किया गया है। लैंड होल्डिंग्स जो हैं, जो पहले ले ली गई थी, उन्हें वापस से उन किसानों को उनकी ज़मीनें मिली हैं। ज़मींदारी सिस्टम जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस एक नया सिस्टम आया है कि अगर किसी भी वजह से आपकी क्रॉप ख़राब हो जाती है और अगर आपकी क्रॉप इंश्योर्ड है तो ख़राब होने के बाद उसका सारा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इस तरह का सिस्टम भी आया है। मतलब साल भर एक किसान ने किसी फसल पे मदद करी, लेकिन किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से या फिर कोई और चीज़ की वजह से उसकी फसल ख़राब हो गई, लेकिन अगर उसने अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसे फिर चिंता की कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी उसकी क्रॉप का कंपनसेट करेगी, क्लेम देगी। उसके अलावा गांव में ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई हैं, जिससे किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स मिल सके और वो अपने रॉ मटेरियल को ख़रीद सके। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ भी चल गई हैं। जिस तरीके से एक आम आदमी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है, उसी तरीके से किसानों के लिए भी एक स्पेसिफ़िक क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा ऐसे और कौन से रिफॉर्म हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट की मदद से देश में एग्रीकल्चर में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म। लैंड में बहुत सारे तरीके के इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कंसोलिडेशन, लैंड होल्डिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन, ये सारे चेंजेस आए हैं। उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी की गई हैं। हर चीज़ में सब्सिडी डिस्काउंट दिए गए हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में। मॉडर्न मेथड्स को समझाया गया है किसानों को। मॉडर्न मेथड्स से अब क्या की जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। अवेयरनेस मीडिया के थ्रू भी किसानों तक जागरूकता फैलाई जा रही है। इंश्योरेंस, क्रेडिट स्कीम्स भी किसानों के लिए चलाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मोर देन 4 रिफॉर्म्स मैंने लिखे हैं जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट की मदद से एग्रीकल्चर में आए हैं। उसके बाद देखिए, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की क्या कंडीशन है। देखिए, गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जिसमें 2 तरह की चीज़ें गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है। एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है पीडीएस। देखिए, बफर स्टॉक क्या होता है कि जब अनाज उगता है तो सरकार थोड़ा बहुत अनाज अपने पास रिज़र्व रख लेती है खरीद के। क्यों? क्योंकि जिससे अगर देश में कभी कोई आपदा आए, कोई नेचुरल कैलामिटी आए, तो देश उस समय उस अनाज को रिलीज़ कर सके, गवर्नमेंट उस समय उस अनाज को रिलीज़ कर सके और विक्टिम्स तक पहुंचा सके। जैसे आपने देखा होगा, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह में बाढ़ आना बहुत नॉर्मल है। तो वहाँ पर जो अनाज, जो फूड पैकेट्स भिजवाए जाते हैं, वो इस बफर स्टॉक की वजह से ही पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि जब किसान अपनी फसल बेचता है तो सरकार थोड़ा बहुत अपने पास रख लेती है खरीद के, जिससे देश पे भगवान ना करे अगर कोई आपदा आए, कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से देश सफ़र करे, देश के लोग सफ़र करें, तो उस समय इस फूड को, इस खाने को या फिर इस
ग्रेन का या फिर इस अनाज का खाना बनाकर और लोगों को सप्लाई कर दिया जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें होती हैं जिसका ज़िक्र आपने फूड सिक्योरिटी चैप्टर में भी किया होगा 9th स्टैंडर्ड में। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन की दुकानें आती हैं जिस पर मार्केट रेट से कम प्राइस में गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया जाता है। डेली का जो फूड आइटम्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे एमएसपी कहा जाता है। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट खुद अनाउंस करती है कि इस साल हम किसानों से उनका अनाज इस रेट पे ख़रीदेंगे। तो जो किसान सरकार को अनाज बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्राइस को पहले ही सरकार अनाउंस कर देती है और उस रेट पर किसान अपना अनाज डायरेक्टली सरकार को बेच सकते हैं। इसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन देखिए, इन सिस्टम्स के बावजूद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही है। जैसे ज़्यादा सब्सिडी, ज़्यादा डिस्काउंट देने की वजह से लोग रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कई बार वाटर लॉगिंग भी हो जाती है, मतलब पानी का कीचड़ बन जाता है और उस वजह से भी फसल ख़राब हो जाती है। उसके अलावा कुछ क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर तो हम इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम दूसरी क्रॉप्स को बिल्कुल भूल गए हैं, जबकि सारी क्रॉप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि एक अगर क्रॉप बड़ी उग रही है तो उसके साथ एक छोटी क्रॉप भी उगनी चाहिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बड़ी बड़ी क्रॉप्स जो हमको प्रॉफिट देती है उनको हम उगा रहे हैं, लेकिन वो जो छोटी क्रॉप्स हैं जो क्रॉप्स की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकती है बड़ी क्रॉप्स की, उनको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम है हमारे फूड सिक्योरिटी सिस्टम में। और ये सारे प्रोविजंस हैं जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने फूड सिक्योरिटी सिस्टम में। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ये था पार्ट 1 एग्रीकल्चर का। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 एग्रीकल्चर लेकर आऊँगी। और ये सारा कंटेंट जो आपने पढ़ा है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको पसंद आया कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचाएँ। मेरा मोटिव यही है कि मैं मदद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की कर सकूँ। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।